तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैलिफोर्निया के आसपास के जंगलों में आग लगी हुई होती है, जिसके कारण पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई है। अब नेक्स्ट सीन में हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर जो से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि अपनी लाइफ से बहुत दुखी होता है क्योंकि 8 महीने पहले उससे कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उसे अपनी फील्ड ऑफिसर की पोस्ट से हटाकर इमरजेंसी कॉल सेंटर की पोस्ट पर डिमोट कर दिया जाता है। वहीं जो की वाइफ जेस भी जो के साथ अब नहीं रहती है और अपनी बेटी को भी जो से मिलने नहीं देती है। इन सभी के कारण जो अब बहुत चिड़चिड़ा सा रहने लगा है। वहीं अब जो की कल एक सुनवाई है जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि अगर वो इस केस को जीत जाता है तो वो वापस अपनी पोस्ट को हासिल कर पाएगा और वो इस बोरिंग सी जॉब को छोड़कर आजाद हो जाएगा। ये सब सोचकर जो वापस अपने काम पर लग जाता है, जिसमें उसे बहुत सारी इमरजेंसी कॉल भी आ रहे होते हैं। उसी बीच में जो को एक रिपोर्टर का कॉल आता है जो कि जो से 8 महीने पहले हुए हादसे के बारे में जानना चाहता था, जिसे जो ऑफ कोर्स इग्नोर कर देता है। तभी जो को एक इमरजेंसी कॉल आता है जिसमें सामने वाली औरत इस तरह से बात कर रही होती है जैसे कि वो किसी एक बच्चे से बात कर रही हो। जो उस कॉल को काटने ही वाला होता है कि तभी कि वो औरत थोड़ी डरी हुई आवाज से बात कर रही होती है और साथ ही में उसके बैकग्राउंड में किसी तरह की आवाज भी सुनाई दे रही होती है। इसलिए जो उसे समझाता है कि उसे उसके सवालों के जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना होगा। जो उससे पूछता है कि क्या वो किडनैप हो चुकी है, जिसमें से सामने से उसे हाँ का जवाब आता है। तभी जो अपनी कंप्यूटर की मदद से उस कॉल को ट्रेस कर लेता है और उस कॉल के सारी इन्फॉर्मेशन को निकाल लेता है और उसे पता चल जाता है कि सामने बैठी औरत का नाम एमिली है। वो एमिली की कॉल को होल्ड पर रखकर फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर देता है और उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। इसके बाद जो एमिली से वापस बात करने लगता है। इसी बीच में उसकी वाइफ जेस का भी उसे कॉल आता है जिसे वो इग्नोर कर देता है। एमिली से बात करते करते उसे पता चल जाता है कि उसको किडनैप करने वाला और कोई नहीं, उसका कोई अपना ही है। एमिली उससे बताने की कोशिश करती है कि वो किसी व्हाइट वैन में बैठी हुई है जहाँ से उसे कहीं ले जाया जा रहा है, लेकिन एमिली की बात वो किडनैपर सुन लेता है और वो फोन वहीं कट हो जाता है। लेकिन फोन कटने से पहले जो अपना नाम एमिली को बता देता है, जिससे अगर उसे कोई भी इमरजेंसी हो तो वो उससे डायरेक्टली कॉल कर सके। जो एमिली के लिए बहुत परेशान हो रहा होता है, वो अपने कंप्यूटर पे सारी प्रोसेस को मॉनिटर भी कर रहा होता है, पर फिर भी जो कि इससे चैन नहीं मिल रहा होता है। तभी हाईवे पर पुलिस को एक व्हाइट वैन मिलती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो व्हाइट वैन कोई और होती है। उस व्हाइट वैन की पूरी डिटेल्स ना होने कारण पुलिस एमिली को ढूंढ नहीं पा रही होती है, जिससे जो बहुत ही दुखी होता है और वो आसपास के लोगों पर अपना गुस्सा उतार रहा होता है। अब जो वापस उसी नंबर को ट्रेस कर रहा होता है जिससे उसे एमिली का कॉल आया था। उस नंबर की मदद से जो को उसके घर के नंबर का भी पता चल जाता है, जिस पर कॉल करने पर उसे एक छोटी लड़की उठाती है। वो जो को बताती है कि अभी घर पर मॉम डैड नहीं है, घर पर सिर्फ वो और उसका छोटा भाई ऑलिवर ही मौजूद है, जो कि अभी शांति से सो रहा है। तभी जो उस छोटी सी लड़की से उसकी फैमिली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि एमिली को किडनैप करने वाला और कोई नहीं, उसका हस्बैंड है। जो उस छोटी सी लड़की से उसके फादर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है, जिससे उसे उस व्हाइट वैन को ढूंढने में बहुत सारी मदद मिलती है। जो तभी उस छोटी सी बच्ची को बताता है कि अब उसे घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो उसकी मदद करने के लिए जल्दी किसी को भेजेगा, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी तरह की मदद चाहिए होगी तो तुम वापस इसी नंबर पे कॉल कर लेना और उससे जो से बात करना है ऐसा कह देना। अब जो उस कॉल को काट देता है और फायर डिपार्टमेंट को जल्दी ही एक एड्रेस पे पहुंचने के लिए कहता है, पर वो लोग उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। अब जो वापस एमिली को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है, के कारण वो एमिली से बात नहीं कर पाता। अब जो बहुत ही इरिटेटेड फील कर रहा होता है, इसलिए वो अलग कमरे में जाकर अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है और उसे पूरी सिचुएशन समझाकर उसे एमिली की बेटी एबी के पास पहुंचने के लिए कहता है और एक यूनिट को हेनरी के घर पहुंचाने के लिए कहता है। इस पर उसका दोस्त उसे समझाता है कि ये काम तुम्हारा नहीं है और तुम ऐसे ही किसी के घर पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं जा सकते, और वो उसे साथ में ये भी याद दिलाता है कि कल उसकी सुनवाई है, इसलिए उसे ऐसे किसी भी मामले से दूर ही रहना चाहिए। इस पर जो उसे कहता है कि हाँ, अब मैं कुछ देर में यहाँ से निकलने ही वाला हूँ। अब जो खुद को समझाता है कि उससे जितना भी हो सका उसने किया, इसलिए कुछ देर बाद वो अपनी वाइफ जेस को कॉल करता है, जिससे जेस बहुत ही नाखुश होती है क्योंकि अभी सुबह के 2 बज रहे होते हैं, लेकिन जो उसे बताता है कि उसे अपनी बेटी से बात करना है, जिस पर जेस उसे साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसकी बेटी अभी सो रही होती है, और इतना कहकर वो फोन को काट देती है। और इसी बीच जो को बहुत सारी इमरजेंसी कॉल भी आ रहे होते हैं, पर वो उनमें से किसी भी कॉल पर ध्यान नहीं दे रहा होता और एमिली की कॉल का इंतजार कर रहा होता है। तभी वो अपनी पोजीशन को भूल कर तुरंत ही एमिली के हस्बैंड को कॉल कर देता है। स्टार्टिंग में वो हेनरी से बहुत आराम से बात कर रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो आउट ऑफ माइंड होने लगता है और उसे डायरेक्टली एमिली के बारे में पूछ लेता है, और ये सुनते ही हेनरी उस फोन को काट देता है। जो फिर से हेनरी को बार बार कॉल कर रहा होता है, पर हेनरी फोन नहीं उठा रहा होता है। तभी जो अपने दोस्त रे को कॉल करता है और उसे तुरंत ही हेनरी के घर पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज देता है। वहाँ पर डेनिस आ जाती है और जो को बताती है कि उससे कोई छोटी बच्ची बात करना चाह रही है, जिस पर वो समझ जाता है कि वो एबी की बात कर रही है, और कॉल को उठाते ही एबी जो को बताती है कि उसके घर पर कोई आया हुआ है, जिस पर जो उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है क्योंकि वो लोग पुलिस वाले ही होते हैं। घर में घुसते ही ऑफिसर जो को बताता है कि एबी के कपड़ों पे खून लगा हुआ है, और तभी ऑफिसर की नजर ऑलिवर पर पड़ती है और उसे देखकर वो जोर से चिल्लाता है क्योंकि ऑलिवर के पेट से बहुत
खून बह रहा होता है। वो ऑफिसर तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करता है और वहीं पर जो का फोन कट हो जाता है। अब जो की शिफ्ट एंड हो चुकी होती है और मैनी उसे घर जाने के लिए कहती है, पर जो उसे कहता है कि अभी उसे और टाइम लगेगा, जिस पर मैनी उसे ऑल द बेस्ट कहकर वहां से चला जाता है। जो अब हेनरी को वापस कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है और कुछ देर बाद हेनरी उसका फोन उठा लेता है। हेनरी के फोन उठाते ही जो उस पर बहुत गुस्सा करता है। वो उससे कहता है कि क्या उसने अपने छोटे बच्चे को मारने के पहले एक बार भी नहीं सोचा? अभी तुम्हारे पास वक्त है, तुम चाहो अपनी सिचुएशन को और बिगड़ने से रोक सकते हो। जिस पर हेनरी उससे कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ये कहकर उसने तुरंत ही फोन काट दिया। तभी कुछ देर बाद जो को रिक का कॉल आता है और वो उससे बताता है कि वो हेनरी के घर पहुंच चुका है और इन्फॉर्मेशन मिलते ही वो तुरंत ही वापस उसे कॉल करेगा। फोन करते ही जो वापस एमिली को कॉल करने की कोशिश करता है, जिस पर एमिली उस फोन को पिकअप कर लेती है। एमिली के फोन उठाते ही जो उसे कहता है कि वो कार के हैंड ब्रेक को दबा दे, जिस पर एमिली ऐसा ही करती है। पर एमिली के ऐसा करने पर हेनरी उसे वैन के बैक साइड में बंद कर देता है। जो एमिली से कहता है कि क्या उसके आसपास कोई भारी चीज है, जिस पर एमिली उसे पास में रखे हुए ईंटे के बारे में बताती है। अब जो एमिली को समझाता है कि वैन के रुकते ही जब हेनरी उसके पास आए तो वो उस ईंट से उस पर वार करके वहां से भाग जाए। एमिली बहुत डरी हुई होती है, जिस पर जो उसे काम करने की कोशिश करता है। तभी एमिली उसे ओलिवर के बारे में बताती है। वो कहती है कि अब ओलिवर शांत हो चुका है, जिसको सुनकर जो भी कुछ समझ नहीं पाता। एमिली उसे बताती है कि ओलिवर पूरे दिन रोता रहता है क्योंकि उसके पेट में सांप थे, इसलिए मैंने एक चाकू की मदद से उसके पेट से सारे सांप को बाहर निकाल दिया है। ये सुनकर जो एकदम ही सुन्न हो जाता है, क्योंकि एमिली जिसे सांप समझ रही है वो असल में पेट में पाए जाने वाले कीड़े हैं जो अक्सर छोटे बच्चों के पेट में हो जाते हैं। तभी हेनरी वैन के बैक साइड को खोल देता है और एमिली उसे मारकर बाहर आ जाती है। ये सब जो कॉल पे सुन रहा होता है, पर वो एक जगह पर बैठा रहता है। तभी एमिली फोन को कट कर देती है और उससे रिक का कॉल आता है। रिक उसे बताता है कि हेनरी की वाइफ एमिली एक मेंटल हॉस्पिटल की पेशेंट है जिसका दिमागी संतुलन सही नहीं है, और जो समझ जाता है कि असल में हेनरी एमिली को किडनैप नहीं कर रहा होता, वो असल में एमिली के ओलिवर को मार देने के कारण वो उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जा रहा था। जो अब खुद को बहुत कोस रहा होता है क्योंकि उसकी एक बेवकूफी के कारण एक परिवार ऑलमोस्ट पूरी तरह से बिखर चुका है। जो एमिली को वापस कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है पर वो कॉल नहीं उठाती है। तभी एक वर्कर जो को बताता है कि उसे एक एमिली नाम की लड़की कॉल आया है, जिसको सुनकर वो एमिली से बात करने जाता है। एमिली उसे बताती है कि वो सैन फ्रांसिस्को के एक ब्रिज पर है, पर मुझे लगता है मुझसे कुछ गलत हो चुका है क्योंकि मेरे कपड़ों पर कुछ खून के दाग लगे हुए हैं। अब जो समझ जाता है कि एमिली को सारी बातें समझ में आ रही है। अब एमिली को पता चल चुका है कि उसने ओलिवर को जान से मार दिया है और शायद इसी गिल्ट के कारण वो सुसाइड करने जा रही है। जो उसे समझाता है कि उससे कोई भी हादसा नहीं हुआ है, वो घटना तो सिर्फ एक एक्सीडेंट है। वहीं वो उसे बचाने के लिए पुलिस को तुरंत ही वहां भेजता है, जो उसे काम डाउन होने के लिए कहता है और वो उसे अपनी स्टोरी भी बताता है कि 8 महीने पहले उससे एक लड़के का खून हो चुका है क्योंकि उसे किसी बात पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उसे सबक सिखाने के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया होता है जबकि वो लड़का बेगुनाह होता है। तभी एमिली के पीछे बहुत सारी पुलिस की गाड़ियों की आवाज आ रही होती है और वो लोग एमिली को रेस्क्यू कर लेते हैं। तभी जो हेनरी को कॉल करता है और वो उससे बोलता है कि वो उसे माफ कर दे क्योंकि उसकी बेवकूफी कारण हेनरी को इतना सब कुछ झेलना पड़ा है। जो उसे बताता है कि एमिली को सेफली रेस्क्यू कर दिया गया है और अभी एबी को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जिस पर हेनरी उस पर एग्री करता है और हेनरी तुरंत ही एबी के पास पहुंचने के लिए निकलता है। वहीं ऑफिसर जैनी जो को बताती है कि जो ऑफिसर एबी के घर गया था वो ओलिवर को सेफली हॉस्पिटल पहुंचा दिया है और अभी ओलिवर जिंदा है और फिलहाल वो अभी आईसीयू में एडमिट है। ये सब सुनकर जो बहुत खुश हो जाता है, पर वो अंदर से अभी भी अपनी गलती के कारण बहुत ही गिल्टी फील कर रहा होता है। इसलिए वो रिक को कॉल करता है और अपने कोर्ट के स्टेटमेंट को बदलने के लिए कहता है क्योंकि वो असलियत में गुनहगार है। पर रिक उसे समझाता है कि ऐसा करने पर उसका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है, पर अब जो रिक की बात पर ध्यान नहीं देता और उसे वैसा ही करने को कहता है जैसा अभी उसने रिक को समझाया है। जो को अब फाइनली अपने दर्द से आजादी मिल चुकी है, जिसे वो अपने सीने में दबाकर बैठा हुआ होता है।